हेलो। हाँ जी सर। क्यूब रूट वाला क्वेश्चन बोलना क्या था? एक मिनट तो मुझे खोलनी पड़ेगी, अभी तो वही करवाता हूँ। ऐसे ही बोल कर बताना यार, क्यूब रूट में क्या था? है किसी के पास क्वेश्चन या मैं खोलूं? So cube root of x square हाँ, minus 6x plus 1. ये था ना। अब पहले इसका रेंज निकालो, क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक का बताओ मुझे, क्या रेंज आ रहा है? सर इसका रेंज आ रहा है -∞ to 3 minus 2 root 2 और 3 plus 2 root 2 to infinity. कितना आ रहा है? 3 -∞ to 3 minus 2 root 2 union 3 plus 2 root 2 to infinity. रेंज, डोमेन नहीं। ये डोमेन आएगा मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, ये डोमेन है। रेंज चाहिए। रेंज निकालो वो जो बताई थी। -8 to infinity. -8 to इन्फिनिटी। हाँ जी। हाँ तो ये जो है ना, ये -8 to इन्फिनिटी लाई कर रहा है ना ये ऐसे ले लिया। तो इसमें सीधा क्यूब रूट ले सकते हो आप, और रूट में सीधा क्यूब रूट ले लो। तो -2 ये रेंज आ जाएगी इसकी। स्क्वायर रूट में पंगा होता है, क्यूब रूट में कोई पंगा नहीं है। मतलब ऑड रूटेड में कोई पंगा नहीं है। ठीक है। समझ आ गई? हाँ जी सर। मतलब अगर a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b है ना, तो a की पावर 1/3 लेस देन इक्वल टू x की पावर 1/3 लेस देन इक्वल टू b की पावर 1/3 लिख सकते हैं ऑल a एंड b। राइट? ओके सर। समझ आ गया अब? हाँ जी सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? सर एक है 1/x minus 1 x minus 2 x minus 3. हाँ वो समझ लो, वो क्यूबिक फंक्शन है ना। अब ये देखो, जैसे y ये है हमारा, उसका शायद आंसर भी गलत होगा, एक बार आंसर भी चेक कर लेना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही कर दो, ऐसे ऐसे लिख लो इसको। अब क्यूबिक फंक्शन है तो इसका रेंज क्या होगा? क्यूबिक फंक्शन है ना, क्यूबिक फंक्शन का रेंज क्या होता है? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। सर रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। अब इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, मतलब ये सारी रियल वैल्यू ले सकता है, लेकिन ये एक वैल्यू नहीं ले सकता। कौन सी नहीं ले सकता भाई? 0. जीरो। तो इसका रेंज हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना आपने, बस ऑब्जर्वेशन है। तो रेंज इज रियल माइनस जीरो। वाई कैन टेक एवरी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। ठीक है। सर अगर नीचे 1/x minus 1 x minus 2 फिर स्क्वायर वाले की रेंज इवन रेंज निकाल के फिर उसका करना। जैसे 1/x minus 1 into x minus 2 होता। हाँ जी सर।
फिर आप एक तो ये कर सकते थे कि क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल के उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। ठीक है सर। ठीक है, एक आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब जैसे अगर आपका ये है ना सिर्फ, और एक मिनट समझ लो इसको, अगर जैसे इसका रेंज निकालना है, अब आप क्या करोगे कि पहले क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल देते हैं। जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, तो इसका रेंज होता है -d, ये b² - 4ac हो गया अपॉन 2, तो ये -1/2 से इंफिनिटी तक जा रही है। अब मुझे चाहिए इसके उल्टे का रेंज, तो जब कोई चीज -1, अब इसके बीच में जीरो भी आ रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर -1/2 टू इंफिनिटी जा रहा है, तो इसके भी ये इंफिनिटी है, इसके बीच में जीरो भी आ रहा है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, ये ध्यान रखना आपने। तो जब उल्टा करेंगे तो -1/2 टू जीरो का उल्टा करेंगे तो -∞ टू -2 आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, ए और बी के ऑपोजिट साइन है, उल्टा करना है, तो -∞ टू इसका उल्टा, ये आ जाएगी यूनियन और इधर से उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी का, 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा y कैन टेक वैल्यू 0, y 0 नहीं ले सकता वैल्यू, क्योंकि जब जब तक किसी चीज का न्यूमरेटर 0 नहीं ना होएगा तब तक वो 0 वैल्यू नहीं ले सकता, तो ये नहीं आ जाएगी इसकी। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल के देख लेना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, जो मैंने आपको बताया था ना क्वाड्रेटिक बना के, हाँ जी। वैसे निकाल के देख लेना, सेम रेंज आ जाएगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें ये 0 जो है ना, वही हाईएस्ट डिग्री पावर का कोफिशिएंट बनेगा ना y, तो उसी पे चेक करते हैं ना, y 0 पुट करके तो वो आएगी नहीं रियल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। हमने लास्ट क्वेश्चन साइंस का एक्स वाला किया था ना। सर एक फोर्थ का भी बता दो, cos mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, cos 1 mod of 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स मॉड 1 - x² होगा ना, हाँ जी है सर। ना, सर इसमें यही है वैल्यू ना। पुट कर सकते हैं cos या sin की? हाँ, इसमें पता क्या, cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे ये है ना, ये है ना आपका क्वेश्चन। यस सर। तो हमें ये पता है कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसका डोमेन है -1 to 1, बट इट कैन नॉट टेक वैल्यू नेगेटिव, इट कैन नॉट टेक वैल्यू नेगेटिव। तो हमें देखना है कि इसके डोमेन में ये क्या वैल्यू ले सकता है। तो इसके डोमेन में तो ये 0 to 1 सारी वैल्यू लेगा ना, यहाँ ये वाला फंक्शन यस सर। सारी वैल्यू लेगा ना 0 to 1। हाँ जी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 पुट करने पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी सीधा ही, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 0 पुट करने पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों क्लोज में रहेंगे। तो cos इनवर्स 1 कितना होता है, 0। हाँ जी। cos इनवर्स 0 होता है, और cos इनवर्स 0 π/2 होता है, और cos इनवर्स 1 0 होता है। तो इसका रेंज आ जाएगा 0 to π/2। ठीक है, हाँ जी सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर, बाकी हो गए। और ये देखना कि ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया या नहीं, ये असाइनमेंट का ही है। ये देखो, ये किया था।
आपने कॉपी में जो मैंने दिए थे उसमें ये क्वेश्चन जो जो किया है वो मत करना, ठीक है। जो क्वेश्चन आप कर चुके हो वो मुझे बता देना, जो नहीं किए वो कर लेना इनमें से। ये देखो तीनों में से कौन से किया और कौन से नहीं। सर वो आखिरी क्वेश्चन कॉट इनवर्स है। ये कर चुके हो? हाँ जी सर। ये कॉट है, हाँ ये कॉट है। सर ऊपर वाले दो नहीं आपने कहे थे करने को, वो नहीं किए। ये तो नहीं दिए थे। नहीं सर। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एक करवाया था, देखना जरा, लॉग वाला करवाया था एक ना, वैसे ही करना है, इसका रेंज निकालो, ठीक है। एक मैंने पिछली हाँ क्लास जी। में लॉग लॉग के साथ ऐसा ही फंक्शन था, देखो जरा। हाँ जी सर ये करवाया है, वो लॉग क्वेश्चन में कराया करवाओ। था ये। ये वाला कर लो, इसका रेंज बताओ। और एक इसका ये भी नहीं किया, नहीं सर ये भी नहीं। ये भी, इसका भी रेंज बताओ मुझे अपने आप से, ठीक है। ये दोनों रेंजेस बताओ, फिर आगे करवाता हूँ। करो फटाफट, फिर एक आधा क्वेश्चन आके आगे करते हैं। सर 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 हाँ जी बोलो। सर सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्रेटर देन 0 डालना है। आपने इसका रेंज निकाल लो, 3x² - 4x + 5 का, हाँ जी। ठीक है। डोमेन तो आपको पता ही है, ग्रेटर देन 0 होगा इसका, ये हाँ चीज। जी।
हाँ जी तो अगर नेगेटिव रेंज में आता है उसको खत्म कर दो, पॉजिटिव मतलब आपने जो रेंज आती है उसका पॉजिटिव वाला पार्ट लेना पॉजिटिव ही आई है रेंज, तो है। पॉजिटिव ही आई है रेंज क्या आई है बता? 23/6। नहीं नहीं, गलत आ रही है। इसकी रेंज आई है 11/3 टू इन्फिनिटी। सर चेक फर्स्ट करो का एक बार 2 to 2√2 है। इसका ना। हाँ जी हाँ एक मिनट, सही लग रहा है मेरे को, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, 2 दोनों क्लोज में। हाँ जी सर। हाँ बाकी भी करो। ये चरणजीत इसकी 11/3 टू इन्फिनिटी आ रही है रेंज इसकी। आ गई सर, आ गई। बस उसके बाद बस, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो 11/3 पुट कर देना है, तो log 11/3 आएगा, वो उसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो log 11/3 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ओके सर। ठीक है। हाँ जी ठीक है। Sorry. सर इसकी रेंज तो 26/3 टू इन्फिनिटी आ रही है। इसकी हाँ जी मतलब सिर्फ 11/3 गई है क्वाड्रेटिक की। और 16 - 120 का -/12। 16 में माइनस नहीं आ रही। 60 करना है सर, 16 माइनस 60। नहीं नेगेटिव। हाँ 16। अच्छा माइनस भी होता है ना, 16 4 पंजे 20 के तो 7। -60 है। हाँ 16 - 60 हो गया ना, कितना हो गया? 44/12। 44/12 हो गया। बस आ गया सर। 22/12 आ रहा होगा ना ना। नहीं 11/3। हाँ 11/3 टू इन्फिनिटी आ रही है ना। यस सर। सर ये थर्ड का बताना सर, थोड़ा सा हिंट दे दो कैसे करना है। थर्ड का भी ये इसकी रेंज निकालो पहले, क्या आ रही है क्वालिटी की, ठीक है। सब में लॉजिक एक ही है, आपने छोटा सा लॉजिक समझना बस, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर लॉजिक नहीं ना समझोगे फिर कभी रेंज आपसे निकलेगी नहीं, ठीक है। हाँ जी क्वांटिटी का रेंज निकालो पहले। -3 टू इन्फिनिटी। नहीं सर, एक मिनट, मैंने इक्वेशन गलत लिख ली। कितनी आ रही है? इक्वेशन गलत 1 लिख ली to सर। infinity। 1 टू इन्फिनिटी आ रही है ना, 1 टू इन्फिनिटी आ रही है। बोलते नहीं कोई। हाँ हाँ जी जी सर, आ सर। रही है, आ रही है। तो बस मिनिमम वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये साथ साथ में लिखते रहना, बाद में पता लग जाएगा आपको कैसे होता है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 1 पे ये मिनिमम वैल्यू ले लेगा कॉट इनवर्स 1, और इंफिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा कॉट इनवर्स इंफिनिटी, ठीक है। π/4 to π/2। π/4 टू π/2 होगा, नहीं π/4 टू π/2 आ रही होगी ना। हाँ जी सर। हाँ बस ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ फिर आगे करेंगे नया टॉपिक।
देखते हैं। ये देखो यार, पहले थोड़ी सिंपल वाले कर देते हैं बात। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, इनकी रेंज निकालना है पहले हमने। मैंने आपको ना ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला करवाया था। जब ये पावर होती है ना इवन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी इवन पावर की आप यहाँ पे इवन पावर आएगी तो आप ऐसे इस पे कन्वर्ट करके रेंज निकालोगे। एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 लोगे तो यहाँ पे 4 बन गया, एन को 2 लोगे तो साइन 4x प्लस कॉस 4x यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे एन को 3 लोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, अगर 4 लोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको साइन 2x में चेंज करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये साइन स्क्वायर 2x नहीं बन गया ये चीज। अब साइन स्क्वायर 2x के रेंज से शुरू करना है, ये y है हमारा, मान लो। अब साइन स्क्वायर 2x का रेंज क्या होगा? 0 to 1। 0 to 1, तो इससे शुरू करके ये पूरा बना देंगे y बस। तो जैसे साइन स्क्वायर 2x का रेंज होता है 0 to 1, अब इसको -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके उधर चला जाएगा। अब इसमें 1 ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा 1/4। तो ये y नहीं है ये, तो y का रेंज क्या हो गया 1/4 to 1, ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? यस सर। ऐसे ही आपने इस फंक्शन का रेंज निकालना, जरा लिख लो। सर हाँ बोलो। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया। ये वाला, हाँ जी, तो जब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इनइक्वालिटी याद करो ना। अब तुम्हें इनइक्वालिटी नहीं याद है, ये नहीं करवाया? ये देखिए ज्यादा दिखाया था। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, -3/4 से। इसका रेंज निकालो जरा। या ये यहाँ भी 4 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस चीज को ना, इससे डजंट मेक एनी डिफरेंस क्वेश्चन में। ये एक ही बात है। ठीक है, सर अब इसमें अगर मॉड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे मॉड आएगा? नहीं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, साइन रेज़ टू पावर 4x। यस सर। तो पॉजिटिव में तो मॉड हटा ही सकते हैं ना हम। हाँ जी। तो इसको साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x ही लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर।
और इसमें भी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये चीज पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, वो साइन रेज़ टू पावर 4x ही बन जाएगा। हाँ जी सर। तो दोनों चीजें सेम है। तो आपने सिर्फ साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x का रेंज ऐसे निकाल के, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट करके लॉग का रेंज निकाल। ठीक है, ये करो। सर log 1/2 to log 1। इसका रेंज आ रहा है आपका log 1/2 to 0। हाँ जी सर। हाँ, दोनों क्लोज में आएंगे। आगे ना बात समझिए। यस सर। सर हाँ, सर एंड में ये नहीं बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x कैसे बनेगा? ये बनेगा 1 माइनस 2, तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 से डिवाइड करेगा तो ये हाफ आएगा ना आगे। 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x बनेगा ये। ठीक है, ओके सर। आगे चरणजीत। हाँ जी सर। उसके बाद लिखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना। लिखो इफ domain consists of some specific values of x, then range can be found by putting values of x in the given function। कई बार क्या होता है कि जब आप डोमेन निकालते हो ना तो कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स आ जाती हैं। ठीक है, और वो वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करने पे ही आपकी रेंज आ जाती है। राइट, जैसे हमने जब एनसीआर और एनपीआर वाले का डोमेन निकाला था ना तो उसमें कुछ ही वैल्यूज आई थी। देखो जरा, जैसे ये है मान लो, इसका रेंज निकालना मुझे।
अब इसका डोमेन निकालना पड़ेगा पहले। रेंज में डोमेन की भी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर डोमेन कम या ज्यादा करोगे तो रेंज उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डोमेन भी ध्यान से देखना होता है हमें। ये डोमेन आ जाएगा इसका, यहां से x क्या आ रहा है, लेस देन 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये आ रहा है 8 ना 10, मतलब x लेस देन इक्वल टू 5। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन करोगे तो 3 to 5 क्लोज में आ रहा है, लेकिन आपने सिर्फ इसमें इंटीजर वैल्यू लेनी होती है, क्योंकि ये आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो x कैन बी टेक वैल्यू 3, 4, 5 ओनली। ये डोमेन है, ठीक है, इट इज डोमेन। अब हमें रेंज निकालने के लिए एक बार 3 पुट कर देंगे x को, एक बार 4 पुट कर देंगे, एक बार 5 पुट कर देंगे, तो रेंज क्या आ जाएगी, 4p0, 3p1 और 2p2। अब इनकी वैल्यू निकाल दो बस। 4p0 1 होता है, 3p1 3 और 2p2 2। दिस इज रेंज। आगे बात समझिए। सर हम्म, सर ये एक बार 3,5 से बताना, वीडियो रुक गया था। क्या बताऊं, ये 3,5 के बाद क्या किया है? इसकी इंटीजर वैल्यू ले ली 3, 4, 5 बस। 3, 4, 5 लेके यहाँ पे पुट कर दी रेंज निकालने के लिए। ठीक है, सर हाँ सर वो जो आपने पहले 3 स्टेप लिखे वो तो समझ में आ गए सर, उसके बाद सर कुछ समझ नहीं आया, मेरा वीडियो रुक गया था। ये 3, 4, 5 भी अरे कैसे भाई आई? 3 to 5 समझ आ गया ना तुझे, सर ये नहीं समझ में आया, वही तो कह रहा हूँ। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन ले, यहाँ से इसको सॉल्व कर ले, ये चीज आ रही है, इन तीनों हाँ का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है। आ गया सर 3,5। अब 3, 4, 5 इसके बीच में इंटीजर वैल्यू 3, 4, 5 आएंगी, तो वो लेके यहाँ पे पुट कर दो तो रेंज आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। ऐसे इसका रेंज निकालना अभी हमने। अब इसका डोमेन होता है ये, इसका ये डोमेन है, सॉरी -1 to 1। इसका डोमेन होता है -∞ to -1, यूनियन 1 to infinity, और इसका डोमेन होता है -∞ to infinity। अब ये बताओ इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा। 5 नहीं नहीं, ध्यान से 5 नहीं बनेगा। -1 and 1। हाँ, दो ही वैल्यू आ रही है ना, -1 and 1 सिर्फ। हाँ जी सर। तो डोमेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वैल्यूज। अब एक बार -1 पुट कर देंगे, एक बार 1 पुट कर देंगे, जो इनकी वैल्यू आएगी दो ही वैल्यू रेंज में आएंगी।
तो साइन इनवर्स -1 क्या होता है? -π/2। यस सर। तो सेकंड इनवर्स 1 होता है ना -1, ये भी -π/2। और tan इनवर्स -1 होता है -π/4। एक तो ये आ जाएगी, ये रेंज है, और बाकी प्लस में आ जाएंगी π/2। जब 1 पुट करेंगे π/2 प्लस π/4। तो यही रेंज है, बस दो वैल्यूज, और कुछ नहीं है रेंज में। ठीक है, यस सर। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कर लें और उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। सर ये पी वाला एक और क्वेश्चन कराना है, परम्यूटेशन वाला। कौन सा? परम्यूटेशन वाला। ये आपने पहले डोमेन निकाल लो, क्या आया है। पहले डोमेन निकालो जैसे बताया था। हाँ जी सर। डोमेन 3 to 5 आ रहा है। हाँ ये जी। इसमें से इंटीजर वैल्यू लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू पर डिफाइन नहीं होगा पी वाला, हाँ जी। तो 3 4 5 ले ली। ये डोमेन, हाँ जी। अब ये उसमें पुट कर दो बस एन जो फंक्शन दिया हुआ तीनों वैल्यूज, तो ये नहीं आ जाएगी। हाँ जी सर। बस इनकी वैल्यू निकाल दो तीनों की, ठीक है सर। तो 1 2 3 रेंज में आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना जो करवा रहा हूँ। इसका रेंज निकालना है हमने। अब ये देखो कि जैसे यहाँ पे मॉड एक्स आ रहा है, तो हम इसको एक तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक एक्स लेस देन 0 पे ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, मॉड एक्स बताया था ना, इंटरवल मेथड जैसे हम करते हैं। यस। तो यहाँ पे मॉड नहीं है मेरे ख्याल से ना, दोनों में नहीं है। हाँ, इधर मॉड नहीं है पहले टर्म में ना, इधर इधर ही है बस। अब जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड एक्स एक्स ही रहेगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पे एक्स पुट करो, इसका डोमेन रियल नंबर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि e की पावर x का या e की पावर मॉड x का डोमेन रियल नंबर रहेगा। अब इसका भी रियल नंबर है, इसका भी रियल नंबर है, इसका भी रियल नंबर है, इसका भी रियल नंबर है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी रियल नंबर है, और ये कहीं पे 0 होगा नहीं, कहीं पे भी, ये हमेशा पॉजिटिव है। हाँ जी सर। इसका इसका डिनोमिनेटर कहीं पे 0 नहीं हो रहा है, इसलिए इसका डोमेन रियल नंबर है। अब अगर ये मॉड x इक्वल टू एक्स है, तो ये वैल्यू नहीं दे देगा x ग्रेटर देन 0 पे हमेशा। जीरो ही आ रही है, ये तो ऊपर ऊपर कैंसिल हो रहे हैं ना दोनों, नहीं कैंसिल नहीं हो रहे, x लेस देन 0 पे होगा। इसको भी ऐसे रहने दो, ये वैल्यू ले रहा है। ठीक है, अगर x लेस देन 0 है तो ये आ जाएगा, ये 0 आ रही है ना, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और नीचे 0 है नहीं। लेस देन इक्वल टू 0 कर सकते हो, क्योंकि 0 पे भी ये कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि 0 पे ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 कर दो इसको। इतना समझ आ गया? ठीक है, हाँ जी सर। लेस देन इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है ना, ठीक है।
अब ये देखो, मुझे इसका रेंज निकालना है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको y ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहां से 1/e⁻x लिख रहा हूं यहां से, तो ये आ जाएगा ये। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये e⁻x कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज बन रही है। हाँ जी सर। अब इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके e⁻2x को y के टर्म में निकाल लेना है, ठीक है। तो ये y अगर टर्म ऑफ e⁻2x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके e⁻2x इक्वल टू y की टर्म में आ जाए, y की टर्म में आ जाए, या इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो तब भी आ जाएगा। वो बताओ मुझे क्या आ रहा है e⁻2x इन टर्म्स ऑफ y। कर लोगे या बताऊं? कर लेंगे। करके देखो, नहीं तो मैं बताता हूँ। वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। 1 + y/1 - y आ रहा है ना। अब ये देखो कि e⁻x का ग्राफ ऐसे होता है, e⁻2x का भी ऐसे रहेगा, उसमें शेप में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बस लंबा चौड़ा चौड़ाई लंबाई थोड़ी ऊपर हो जाएगी और कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे 0 है, ये वैल्यू 1 है, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या वैल्यू ले रहा है, 1 से बड़ी e⁻x, या नहीं? हाँ जी सर। तो ये चीज जब x ग्रेटर देन 0 है ना, तो इट विल बी ग्रेटर देन 1, 1 to infinity लाई करेगा ये। ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 to infinity, ठीक है। अब इसको इसकी रेंज निकाल देंगे, यहाँ से y की वैल्यू डालेंगे हमारी, एक तरफ 0 बना के, यहाँ से y की वैल्यू निकालो क्या आ रही है, इसको सॉल्व करके जैसे बताया हुआ बेबी का उससे। जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन। 0 कितना आ रहा है? जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन। नहीं नहीं, गलत गलत, ध्यान से, नीचे 1 - y है। जीरो टू 1 आएगा, यहाँ से रेंज देखो यार इसका, दोनों जीरो टू। ओपन में। हाँ जी 0 सर। to 1 आ रहा है। यस सर। अब 0 to 1 दोनों ओपन में है, और जब x लेस देन इक्वल टू 0 था तो 0 भी आ रहा है, तो 0 क्लोज में आ जाएगा, 1 ओपन में रेंज। इन दोनों का यूनियन करना ना, इसका और इसका, तो हमारा रेंज आएगा 0 to 1, ये आंसर आएगा इसका। सर हम्म, सर इसको ऑप्शन वगैरह से नहीं ट्राई कर सकते? अगर इसको मान लो तुझे ये प्रूव करना आ गया कि ये 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, फिर ऑप्शन कैसे करेगा?
ये तो रेंज निकालनी पड़ेगी ना। ऑप्शन से डोमेन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, रेंज वाले थोड़े मुश्किल होते हैं। ठीक है, ओके सर। सर ये स्कूल में तो नहीं आएंगे ना? हैं? स्कूल में? नहीं नहीं, स्कूल में तो आपको सिर्फ जो आपको रेंज निकालनी तो आती नहीं है स्कूल में। ठीक है, रेंज आपको निकालनी पड़ती है सिर्फ वन ऑन टू फंक्शन के लिए। जब आप ऑन टू प्रूव करते हो ना फंक्शन को, तब आपको रेंज निकालनी पड़ती है, और वो आपके सिर्फ या तो क्वाड्रेटिक का रेंज है या लीनियर अपॉन लीनियर का है बस उसमें। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन करोगे ना, जैसे अभी मैं आपको वन वन ऑन टू फंक्शन वगैरह कराऊंगा, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे तो उसमें छोटी छोटी रेंजेस यूज होंगी। बट अगर आप कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करोगे ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको थोड़ी कॉम्पिटेटिव लेवल के रेंजेस भी उसमें यूज हो रही है। तरीका सेम रहता है प्रूव करने का, सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चन राइज हो जाता है। राइट, तो थोड़ा सा लेवल जब तक नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर बुक में ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको पता ही नहीं लगेगा क्या कर रखा है उन्होंने। ठीक है, हाँ जी सर। तो वो करना ये करे बगैर आपका कभी मतलब अच्छा बनेगा नहीं कैलकुलस ना। लाइक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कभी अच्छा नहीं बनेगा आपका, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जब तक आपका फंक्शन नहीं स्ट्रांग होएगा। तो इसलिए मैं फंक्शन में ज्यादा करवाता हूँ बच्चों को ना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है फंक्शन में। ठीक है, फंक्शन में मेहनत करोगे तो आगे जो चैप्टर करेंगे वो डिफिकल्ट होने के बावजूद भी आसान लगेंगे। ठीक है, तो ओके फंक्शन सर। तो जितना करवा रहा हूँ उतना कर ही लो। राइट, ओके सर। और एक दो क्वेश्चन तो डोमेन रेंज के ही आते हैं कंपटीशन में। अब ये नहीं ना कि अब आप सिर्फ मेंस भी ट्राई नहीं ना कर सकते। ठीक है, तो आपके और भी तो एग्जाम है, बिट्स वगैरह के बाकी एग्जाम भी तो करने हैं ना आपने। ठीक है, तो वो ध्यान रख के आपको थोड़ी अच्छे क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने करना है वन वन फंक्शन। जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको एसोसिएशन देखो कैसा हो सकता है इसमें। जैसे मान लो ये हमारा A1 B1 A1 A2 A3 A4 है। ये हमारा B1 B2 B3 B4 B5 है। ठीक है, तो हमने इनको कैसे एसोसिएट कर दिया। ये F है हमारा, ये सेट A है और ये सेट B है। फंक्शन हमारा A to B है। ठीक है, तो मैंने इसको इससे एसोसिएट कर दिया, इसको इससे एसोसिएट कर दिया, इसको इससे एसोसिएट कर दिया, इसको इससे एसोसिएट कर दिया।
ठीक है, तो फंक्शन तो हमारा ऐसे भी हो सकता था, a2 को b1 के साथ एसोसिएट कर दो तो, ठीक है। तो मैंने आपको फंक्शन में ये बताया था कि जो ये है ना, ये इसके b के दो एलिमेंट, एक एलिमेंट से ज्यादा से अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसके दो एलिमेंट b के एक इसके एक एलिमेंट से अटैच हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी, ठीक है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट A कैन बी एसोसिएटेड विद सेम एलिमेंट ऑफ B इन फंक्शंस। समझ आई बात? हाँ जी सर। बट वन वन फंक्शन में क्या होता है, ऐसा नहीं कर सकते आप। उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ A कैन बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट B, ठीक है। समझ आई है ना ये बात? आगे सर। ठीक है। यस सर। मतलब आप ये देखो कि अगर हम इसके डिफरेंट एलिमेंट लें और इसको सेम एलिमेंट से अटैच कर दें, तो सेट ए के एलिमेंट को हम कहते हैं प्री इमेजेस ऑफ सेट बी, या नहीं? यस सर। और सेट बी के एलिमेंट्स को कहते हैं इमेजेस ऑफ सेट ए। तो हम ये कह सकते हैं इसके डेफिनेशन में कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट हैज डिफरेंट प्री इमेजेस इन सेट बी, देन फंक्शन इज सेड टू बी वन वन। सर समझ आ गया बात? सर हाँ, सर सेट A इज प्री इमेज ऑफ सेट B। सेट ए के एलिमेंट्स को प्री इमेजेस कहते हैं, किसके सेट के, और कौन से सेट सेट के? बी के एलिमेंट जो एसोसिएटेड होते हैं, ये B1 इज प्री इमेज ऑफ A1 एंड A1 इज B1 इज इमेज ऑफ A1 एंड A1 इज प्री इमेज ऑफ B1। ओके सर। और सर A1 B2 से और A2 B1 से अटैच हो सकता है इसमें, किसमें? इसी में वन वन में? अभी मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब जो वन है वो वन के साथ ही जाएगा, टू है जो टू के साथ ही जाएगा। अरे A1 B2 के साथ अकेला अटैच हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि A1 B1 के साथ भी हो, A2 B1 के साथ भी हो। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए। नहीं वो तो सर समझ गया मैं। देन फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव और वन वन। ठीक है। अब बात आती है कि हमें फंक्शन अगर दिया होगा तो कैसे पता लगेगा कि इट इज वन वन है या नहीं। और जो फंक्शन वन वन नहीं होता उसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं, ये भी लिख लेना बेशक। अ फंक्शन विच इज नॉट वन वन is called many one function. A function which is not one one is called many one function. अब जब आपने वन वन फंक्शन देखना तो डोमेन को ध्यान से देखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के मेथड क्या है ये लिख लो। मेथड्स टू प्रूव अ फंक्शन टू बी वन वन।
वन वन और इंजेक्टिव। तो पहला मेथड है ये आपने सीबीएसई में भी यूज करना है, आपने और कोई मेथड नहीं यूज करना है बोर्ड्स के लिए, और कंपटीशन में भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, ये इंप्लाई कर देता है x1 इक्वल टू x2 है फॉर ऑल x1 comma x2 belongs to domain, then function is 1 1। ठीक है, जैसे मान लो ये फंक्शन है हमारा, फंक्शन रियल टू रियल ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ x आपका x स्क्वायर है, सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो अब हमने ये चीज लगाई, मान लो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो पहले x1 x की जगह x1 पुट किया, x1 स्क्वायर आ गया, और फिर x1 की जगह x2 पुट, x की जगह x2 पुट किया, ये आ गया इसमें फंक्शन ऑफ x1 x1 स्क्वायर होगा, फंक्शन ऑफ x2 x2 का स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, और डोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर में तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, x1 x2 भी हो सकता है, x1 माइनस x2 भी हो सकता है, तो सिर्फ ये चीज थोड़ी इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉट 1 1। इट इज एनी वन फंक्शन। ये समझ आया? हाँ जी सर। अब ये देखो डोमेन से कैसे चेंज होएगा नेचर। अब मान लो ये यही सेम फंक्शन मैं एन टू एन ले रहा हूं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ही है। अब आपने क्या पुट किया कि सेम चीज की है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया, तो इसमें क्योंकि x1 x2 डोमेन से बिलोंग करने चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज x1 इक्वल टू x2, तो हेंस 1 1 हो गया। तो ये नहीं कि फंक्शन आया एक्स स्क्वायर और हमने लिख दिया मैनी वन या नॉट 1 1, ऐसा नहीं होगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन डोमेन आल्सो। ऐसे अगर मैं इसका डोमेन 0 टू इन्फिनिटी कर दूं, तब भी आपका x1 इक्वल टू माइनस x2 पॉसिबल नहीं होगा, और वो 1 1 बन जाएगा, ठीक है। और अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इसको प्रूव आप एग्जांपल से भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया इस केस में, मान लो मैंने x को 1 लिया, ठीक है, तो फंक्शन में 1 क्या हुआ 1, फिर x को -1 लिया, फंक्शन में -1 भी 1 लिया, तो फॉर डिफरेंट इनपुट आपने सेम आउटपुट प्रूव कर दी, तो इसी से इंप्लाई हो जाएगा कि इट इज नॉट 1 1। लेकिन आप एग्जांपल देके कभी प्रूव नहीं करोगे कि ये 1 1 है। ये नहीं कि यहाँ पे 1 पुट कर दिया
1 आ रहा है, 2 पुट कर दिया 4 आ रहा है, तो हेंस इट इज 1 1 कि 1 पे 2 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, हेंस इट इज 1 1। ये प्रूव नहीं कर सकते आप ऐसे, बट आप इसको डिसअप्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर एक डिफरेंट इमेजेस पे दो पे भी एक आपका सेम आ गया तो ये नॉट 1 1 हो जाएगा सीधे। आगे बात समझिए। सर हम्म, सर रियल पे ये 1 1 नहीं है, पर नेचुरल नंबर पे 1 1 है। तो इतनी देर का मैं क्या समझा रहा हूँ? नेचुरल नंबर में ये चीज पॉसिबल होएगी क्या? दो नेचुरल नंबर ऐसे हो सकते हैं कि x1 इक्वल टू माइनस x2 हो? नहीं, हैं? नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। रियल में तो हो सकते हैं 2 और -2। हाँ जी। ठीक है ना, नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है वो। बच्चे समझ आ गया बात? यस सर। उसके बाद सेकंड मेथड लिखो। तो पहले मेथड कर लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, और अपनी एनसीईआरटी का रिलेशन से अगले वाला एक्सरसाइज शुरू कर देना। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको, मैसेज कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन यू कैन डू, क्योंकि एनसीईआरटी कर लेना, इसका थोड़ा सा बोर्ड में फायदा हो जाएगा। बाकी तो उसका कोई लाभ नहीं है। उसके बाद सेकंड मेथड लिखो। ये आप बोर्ड में सिर्फ पहले वाला मेथड कर सकते हो, सेकंड वाला, सेकंड और जो दूसरा मेथड कराऊंगा तीसरा, वो आप कंपटीशन में कर सकते हो, सेकंड और थर्ड। बोर्ड में आपको पहले मेथड से ही करना है, ये ध्यान रखना। तो मेथड 2, अगर किसी फंक्शन का dy/dx ग्रेटर देन 0 है, इसमें इक्वल टू 0 भी हो सकता है इन सम केसेस, और dy/dx लेस देन 0 ही है, इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, देन इट इज 1 1। सबसे आसान मेथड है ये करने का, प्रूव। मतलब डेरिवेटिव अपना साइन नहीं चेंज करना चाहिए अपने डोमेन में। ठीक है, जैसे अभी हमने किया है, फंक्शन रियल टू रियल है, तो फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर लिया हमने, ये वाई है, तो dy/dx 2x हो गया। अब डोमेन इज रियल नंबर, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज तो है रही नहीं हमारी, तो इट इज नॉट 1 1। और अगर मैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर देता हूं, तो dy/dx 2x आया। अब x तो नेचुरल नंबर है डोमेन, तो नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2x भी तो पॉजिटिव ही होगा ना। ठीक है, तो बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x इज पॉजिटिव, तो dy/dx नहीं हो गया ये, तो हेंस इट इज 1 1। ये लिख लो। हो गया। यस सर। उसके बाद थर्ड मेथड लिखो, ग्राफिकल मेथड।
एक मिनट आया, मतलब लिख लो ग्राफिकल मेथड। जैसे जब हम मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल जब हम चेक करते हैं फंक्शन के लिए, तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर फंक्शन को एटमोस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो वो फंक्शन होता है, और अगर एक भी लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वर्टिकल लाइन, तो वो फंक्शन नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है 1 के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होंगी, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस intersects the graph at most 1 point, then function is 1 1। और अगर एक भी लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो मैनी वन होगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब ये देखो, ये रियल नंबर पे, रियल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, फंक्शन इज रियल टू रियल। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 2 पे, तो 1 1 हुआ या नहीं, नो, No, many one. इट इज नॉट 1 1। मॉड एक्स का ग्राफ होता है 1 1 है या नहीं, No. नो, क्योंकि ये देखो, ये आप एग्जांपल दे सकते हो, मॉड 1 इज 1, इनपुट 1 पे भी 1 आ रहा है और -1 पे भी 1 आ रहा है, 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर हम ग्राफ लें एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, नहीं पता तो इसको याद कर लेना, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, ये 1 1 है, Yes. यस। और अगर आप डेरिवेटिव भी करते हो, अगर आप डेरिवेटिव से करते हो तो डीवा बाय डीएक्स एक्स क्यूब का क्या आएगा, 3x स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ रहा हमेशा, तो 1 1 हो गया। ऐसे आप फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 से करते हो, ये आ जाएगा, डोमेन रियल नंबर होना चाहिए बस इसमें। तो अब ये तो x1 इक्वल टू x2 इंप्लाई करता ना, ऑड पावर में हमेशा सेम कर सकते हो। अगर x क्यूब इक्वल टू y क्यूब है, ओनली पॉसिबिलिटी इज x इक्वल टू y, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी। और ये ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन किसी सेट में 1 1 है तो उसके सबसेट में भी 1 1 रहेगा वो, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन में 1 1 है तो उसके सबसेट में भी वो 1 1 रहेगा, उसका नीचे चेंज नहीं हो गया फिर। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको 0 टू इन्फिनिटी कर दूं तब भी ये 1 1 है, अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर दूं फिर भी 1 1 है, अगर इंटीजर टू इंटीजर कर दूं तब भी 1 1 है, तब इसका नेचर नहीं चेंज होगा, ठीक है।
तो इफ अ फंक्शन इज 1 in some domain, then it is also 1 in a subset of the domain. आगे बात समझिए. Yes, sir. अब एक लास्ट चीज लिख लो बस, फिर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा बाकी. इसमें लिखो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे. सर एक बार सभी फंक्शंस के ग्राफ भी बनवा देना नोट्स क्या के कह लिए. रहे हो? एक बार सभी फंक्शंस के ग्राफ्स भी बनवा देना नोट्स के लिए. देखो मैंने आपको जब हमने इनइक्वालिटी की है तो मॉड एक्स का ग्राफ किया है, यस सर. लॉग का किया है. लॉग का ग्राफ हो गया, ए की पावर एक्स का ग्राफ हो गया. यस सर. ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको +1 में. हाँ जी. आपको बेसिक ग्राफ याद करना है, कोई एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं याद करना है, ठीक है. जो 1/x का ग्राफ मैंने आपको करवाया था. यस सर. ठीक है. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब करवाऊंगा तो उसमें इनवर्स के ग्राफ करवा दूंगा. ठीक है सर. ठीक है. और बाकी अभी हम इसी में फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ्स करेंगे कि ग्राफ की चेंज कैसे करना है आपने, ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, वो कैसे चेंजेस करने हैं आपने, जिंट लेने पे, मॉड लेने पे, वो आपको सारा क्लियर हो जाएगा जब तक फंक्शन खत्म होएगा. ठीक है सर. ठीक है. जो मैं करवा रहा हूँ वो ग्राफ आपने ध्यान से देखने हैं और वही यूज होंगे आपके, कोई एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है आपको. राइट. ठीक है. तो और कुछ आपको बेसिक जितने फंक्शन का मैंने डोमेन और रेंज लिखवाया ना आपको स्टैंडर्ड फंक्शन का, ठीक है. हाँ जी सर. मैं उसके अलावा हाँ जी. आपको कोई ग्राफ नहीं यूज होएगा, उसके साथ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होएंगी बस, और वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं फंक्शन के लास्ट में आपको करवाऊंगा. ठीक है. ठीक है सर. ठीक है. और वो सारे ग्राफ, उनमें से कोई ग्राफ नहीं ऐसा होएगा जो आपको ना आता. ठीक है. ओके सर. हाँ. अब लास्ट चीज लिखो नंबर ऑफ 1 फंक्शन. अब देखो कि अगर मान लो सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट ए है m एलिमेंट्स, सेट बी है n एलिमेंट्स. ठीक है. तो फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी. अब यहां पे देखो अगर मान लो इसमें मैं 3 एलिमेंट ले लूं और इसमें 2 ले लूं, कोई 1 फंक्शन बना सकते हो आप? नो सर. अगर सेट ए में सेट बी से ज्यादा एलिमेंट हो गए तो कभी कोई 1 फंक्शन नहीं बनेगा. ठीक है. तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हुई हमारी, ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस सर. अब दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं कि इसमें इक्वल है, मान लो दोनों में इक्वल है, m इक्वल टू n ना मान लो, तो चाहे m को n ले लो चाहे n को n ले लो, एक ही बात है. मान लो इसमें a1 a2 a3 an एलिमेंट है, इसमें b1 b2 b3 bn एलिमेंट है, मतलब m इक्वल टू n ले लिया. तो इसके कितने वेज हो जाएंगे अटैच करने के? n वेज. n. ठीक है. a2 को अटैच करने के कितने वेज हो गए? n. n नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक से अटैच हो चुका है. n-1 n-1. n-1. a3 के n-2. -2 ऐसे लास्ट वाले का तो एक ही वे रह जाएगा ना, n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल हो गया ना, ये 3 to 1 हो गया ये, तो दिस इज n फैक्टोरियल. तो अगर m इक्वल टू n हो गया, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम. ठीक है. अब हमारा लास्ट केस क्या रह गया, व्हेन m इज लेस देन. तो ये करना ऐसे ही है, मतलब हमने क्या किया कि ये m ले लिए और ये n ही है.
ठीक है, m ग्रेटर देन n है तो a1 के n वेद हो गए, a2 के n-1 वेद हो गए, a3 के n-2 वेद हो गए। ठीक है, ऐसे चलते चलते ये 1 तक भी जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा n-m+1 ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतने एलिमेंट बच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज बनेगी ना ये npm बनेगी, क्योंकि अगर लास्ट वाले के वे देखोगे ना तो वही चीज आएगी जो यहां से आएगी npm से। ये बात समझ आई या नहीं? यस सर। ठीक है, वो बस जब m इक्वल टू n हो जाता है तो यहाँ पे n हो जाता है, npn आ जाता है तो n फैक्टोरियल आ जाता है, अदरवाइज npm ही रहते हैं अगर n ग्रेटर देन m है। ऊपर ग्रेटर चीज लेनी है, बस ये ध्यान रखना, और ग्रेटर इसमें होने चाहिए, इसमें नहीं, इसमें ग्रेटर हो गए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और अगर आपके पास नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन है और इसमें अगर ए में m एलिमेंट्स हैं, बी में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं? 2 की पावर mn। अरे वो रिलेशन होती हैं, m क्रॉस n सर। m क्रॉस n। तुम जो चीज मैं बताता हूँ ना वो तुम्हें याद नहीं रहती है, जब तक ये याद नहीं होंगे तो वहां क्वेश्चन कैसे करोगे ये बताना मुझे। छोटी छोटी चीजें तो याद करनी पड़ेगी ना आपको, आपको हर चीज लिखवाई जा रही है, वो आप पढ़ो तो सही था थ्योरी। जब ए में m एलिमेंट होते हैं, बी में n एलिमेंट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं n की पावर m। ठीक है, ये कॉपी में देखना, मैंने लिखवाया हुआ है आपको। ठीक है, हाँ जी। और वो चाहे इसमें ग्रेटर हो चाहे इसमें लेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल हो चाहे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो हम बना ही सकते हैं इधर से इधर तक, इसको इसके साथ अटैच कर दो। तो अगर यहां से भी फंक्शन निकालना है तो 2 की पावर 3 बनेंगे टोटल, और टोटल फंक्शन में से अगर ये माइनस कर दोगे 1-1 तो क्या रह जाएंगे? नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन भी टोटल में से आपने 1-1 फंक्शन को माइनस कर देना। ठीक है, इतना आज रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे फिर हम फंक्शन वगैरह और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो मैं आपको बता दूंगा अभी आप क्या, अभी खैर क्योंकि एनसीईआरटी में ना 1-1 और 1-2 दोनों इकट्ठे हैं क्वेश्चन, तो अभी एनसीईआरटी कुछ मत करना, जो रेंज के बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना वो ट्राई कर लेना, और कुछ क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं। ठीक है, उसमें से असाइनमेंट में से वो सब्जेक्टिव है, बहुत मुश्किल है, वो करने की जरूरत नहीं है, वो तब करवाता था मैं जब सब्जेक्टिव पेपर आता था। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना, तो वो अभी करने की जरूरत नहीं, वो आपको मैं बेशक बता दूंगा कौन कौन से करने हैं कौन कौन से नहीं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी से करने हैं तो सिर्फ आप 1-1 के कुछ जिसमें सिर्फ ऑन टू मत प्रूव करना, उनको 1-1 देख लेना कि आपसे प्रूव होते हैं या नहीं। ठीक है, सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज में से, राइट? यस सर। हाँ, अदरवाइज मैं एक दिन आपके एनसीईआरटी के डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसमें से कि आपसे प्रूव हो रहे हैं नहीं। ठीक है, और डोमेन ध्यान से देखना उनका। ठीक है, ओके सर। चलो चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके।